बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएटीएफ के हवाले से और वफाकी वज़ीर ने एफएटीएफ के बारे में क्या खुशखबरी सुनाई है, इसकी बात होगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या कह रही है पाकिस्तान की मईशत के बारे में। अक़वाम मुत्तहिदा यूएन रिपोर्ट और इसके साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो सब कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है, उसके बारे में जो लिखा जा रहा है वो ये है कि जनाब हैरानकुन तौर पर वर्ल्ड बैंक मुस्बत दिखा रहा है पाकिस्तान की मईशत को आने वाले वक्त में, और यही अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी कह रही है। अब ये इंडिपेंडेंट और दुनिया के सबसे ज़्यादा माने जाने वाले इदारे हैं, यूएन भी, अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक। इसकी बात करेंगे। डॉलर आप जानते हैं कि 2 महीने बाद इस सतह पर आया है 177 के लगभग, वरना ये ओपन मार्केट में तो 180 को भी क्रॉस कर गया था। तो ये 2 महीने के बाद इस सतह पर आया है। कुछ ना कुछ चले, बेहतरी की अच्छी खबर तो ये है यकीनन, बजाय इसके कि हम सोच रहे थे पता नहीं ये 200 तक ही ना चला जाए। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम हम्माद अज़हर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से भी बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रही कि परवेज़ खटक साहब से जो लड़ाई हुई, उसके बाद अभी हाल ही में जो इमरान खान साहब ने खिताब किया उसमें परवेज़ खटक साहब की बड़ी ज़्यादा तारीफ़ की। हम्माद अज़हर ये कहते हैं कि उन्होंने अपने हल्के में गैस के कनेक्शंस की बात की थी और उस हवाले से मैंने उनको बताया, वो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं और उनका पार्टी में एक बड़ा मकाम है। तो उन्होंने कहा मेरे हल्के में गैस कनेक्शंस नहीं मिल रहे, तो हमने कहा कि जी हमने पाबंदी लगाई हुई है, गैस है ही नहीं। अब उन्होंने खुशखबरियों का यहाँ से आगाज़ किया। अब उनका ये कहना है, उनका दावा है कि किर्गिस्तान से हम ले रहे हैं गैस और रशिया से इस बारे में बात चल रही है, और रशिया से बात ये हो रही है कि किर्गिस्तान के रास्ते हमें गैस मिल जाए। और ये गैस वो कह रहे हैं कि चूंकि लोकली हमारे पास तो गैस है नहीं, तो लिहाजा ये तो गैस लोकल गैस से तो महंगी होगी, लेकिन ये जरूर है कि जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं गैस, उससे ये काफी सस्ती यकीनन होगी। और कजाकिस्तान से, सॉरी कजाकिस्तान, मैं किर्गिस्तान बोल रहा था, कजाकिस्तान से जनाब गैस की बात हो रही है। अच्छा, अब ये जाहिर है कि अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान में तवानाई के हवाले से हम देख ही रहे हैं, पहली बहरान है। और साथ ही आप देखें कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दुबई में एक सरमाकारी की कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पर 44 मुख्तलिफ मनसूबों में $10 अरब सरमायाकारी के मुआहदे हो गए हैं। $10 अरब सरमायाकारी के, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। इसमें एनर्जी सेक्टर है, इसमें सनती जोन्स हैं, इसमें सियाहत के जोन्स हैं, दीगर है, इसमें लाइव स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यानी हर तरह से मेन फोकस का एनर्जी पर नजर आ रहा है, तवानाई पर, रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी के हवाले से। तो ये $10 अरब इंटरनेशनली आप देखें कि तो बहुत बड़ी बात है। इसमें यूएई के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए हैं। पाकिस्तान की वहाँ पर जो बॉडीज़ है, कंपनियां हैं, उन्होंने, और चीन की कंपनियों ने। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और खैबर पख्तूनख्वा में यकीनन $10 अरब अगर एक सूबे में लगेंगे तो आप सोचिए कि बिल्कुल मंजर ही बदल जाएगा। और तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो कि वज़ीर ख़जाना है, वो ये कहते हैं कि उम्मीद है कि इससे हम देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा रीजन में एक सियाहत का हब बन जाएगा। तो यकीनन अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है तो इसमें कोई शक नहीं, और इससे सियाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी बात हो रही है, तो इस तरह की दीगर बातें हैं। अच्छा, हम्माद अज़हर साहब ने वैसे तो बहुत सी बातें की। उन्होंने स्टेट बैंक के हवाले से जवाब दिया कि जी माजी में भी हुआ था, स्टेट बैंक का इस तरह से उसको मज़ीद खुद मुख्तारी मिलना ये कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया की जितनी डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं वहाँ पर जो उनका इस तरह से सरकारी बैंक होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, इससे आप देखेंगे पॉलिसीज़ बेहतर होंगी, इस तरह की बातें। फिर उन्होंने ये कहा कि एनर्जी के हवाले से हम 2030 में 70 से 80% एनर्जी या तो हम हाइडल से हासिल कर रहे होंगे या रिन्यूएबल एनर्जी होगी। हमारा मसला ये हुआ कि पिछली हुकूमत ने महंगे मुआहदे कर लिए, कि मतलब तेल से बिजली, गैस से बिजली, और वो इतनी महंगी कि सोचा ही नहीं कि क्या होगा। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो कितनी ज़्यादा बिजली महंगी हो जाएगी, अफोर्डेबल नहीं होगी। रिफॉर्म्स नहीं की, तो कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। 10 साल में हम देखें कि कितने डैम्स बनाते हैं, 10 डैम्स का मंसूबा है। और 2030 का उन्होंने बता दिया कि जी हम तो 70 से 80% अपने ज़राए से बिजली बना रहे होंगे, इससे जान ही छूट जाएगी तेल और गैस से। और अगले साल 2023 का उन्होंने बताया कि 30,000 मेगावाट बिजली बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एफएटीएफ की। जिस तरह उन्होंने बताया एफएटीएफ का कि ज़ाहिर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान के पीछे लगी हुई है, और ये तो माजी की हुकूमत का किया धरा है, वहाँ पर नाम आ गया, उससे नाम निकलना यानी ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट में आना एक बहुत बड़ा टास्क है।
उसी तरह जिस तरह IMF के साथ प्रोग्राम में अगर नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो फिर आपके लिए शराइत बड़ी सख्त कर देंगे कि जिन्होंने रिफॉर्म्स नहीं की, और कर्जे मिलना नामुमकिन से हो जाएगा। ना सिर्फ कर्ज मिलना, आपकी मीशत चलाना। FATF का मामला भी इस तरह से है कि जी ये मुल्क साफ शफाफ डीलिंग कर रहा है, नहीं कर रहा। अब इसमें पॉलिटिकली पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा खेला जा रहा था, खासतौर पर इसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल भी देखी जा रही थी। इंडिया ने लॉबिंग भी बहुत की। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल में अगर देखें तो अमेरिका यहाँ से निकल चुका है, और हमाद अजहर साहब ने कहा है कि 27 नुकात में से 26 में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड मुद्दत में अमल करके दिखा दिया। अब अगर देखा जाए जितने पॉइंट्स थे उस लिहाज से तो वाज़ेह था कि पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट पे आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक तो एडिशनल दे दिया गया टास्क और ऊपर से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा गया। लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि अब कोई वजूहात नहीं रह गई, इंशाल्लाह पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में भी ये नजर आता है। ठीक है कि आप एक हद तक पोलिटिकली दबाव कर सकते हैं, मनूवरिंग कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कह लें या लॉबिंग कह लें, लेकिन फिर दुनिया को भी दिखाना है कि जी FATF वाकई एक ऐसा इदारा या ऑर्गेनाइजेशन है मुख्तलिफ ममालिक की कि जो सही फैसले करती है। वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए अपनी साख का मसला हो जाएगा कि एक मुल्क जितने आप दे रहे हैं पॉइंट्स उन पर अमल दरामद भी कर रहा है, आप मान भी रहे हैं कि इतनी तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है और तकरीबन सारे ऊपर अमल दरामद हो गया है, उसके बावजूद आप कहें कि ओहो अभी तो नहीं। और इस तरह माजी में भी हुआ है, पहले भी ये लॉबिंग का, और BBC ने तक ने लिखा कि अमेरिका ने भी मिलकर लॉबिंग की, फ्रांस ने भी की पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग, और ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ होता रहा है। अब आखिर में मैं आ जाता हूँ जनाब वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स पर। वर्ल्ड बैंक के हवाले से आप ये देखिए कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट 3.4% ग्रोथ फॉर पाकिस्तान इन फाइनेंशियल ईयर 22। ये इसमें दिलचस्प बात और अच्छी बात यह है कि इससे पहले ये पेशगोई अच्छी नहीं कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, इससे भी कम ग्रोथ की कर रहे थे कि पाकिस्तान की मीशत दबाव में रहेगी, उतना अच्छा नहीं होगा। अब जो अल्फाज लिखे जा रहे हैं उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। UN रिपोर्ट ये कह रही है पाकिस्तान इकोनॉमी ऑन पाथ टू रोबस्ट रिकवरी, बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी की तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही है। ये UN रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। फिर डॉन ने लिख रहा है कि वर्ल्ड बैंक नोट्स सरप्राइजिंग इंप्रूवमेंट इन पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में सरप्राइजिंगली, हैरानकुन तौर पर इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। तो ये जरूर अच्छे इंडिकेटर हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शेयर की जा रही है कि जी जिसमें पाकिस्तान को देखा जा रहा है कि उसकी ग्रोथ कई तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज़्यादा होगी। तो इसका जवाब ये दिया जाता है पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तो छोटी है, लेकिन चले अच्छी खबर तो है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, आगे बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह इन सब को देखते हुए लगता ये है कि अब पाकिस्तान दोबारा इंशाल्लाह वो जो एकदम हमने देखा था इकोनॉमी में डिप आया और नीचे से नीचे जाती चली गई, तो ये अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ की तरफ जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो देखते हैं, बहरहाल बहुत उम्मीदें नज़र आ रही हैं, उम्मीद अफजा खबरें अब बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।